मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम खास तौर पर बात करेंगे कि आपके लिए कितना हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। कोविड के टाइम पर आपने ये सोच लिया होगा कि चलिए मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन शायद अब आपको इसका अंदाजा हो गया होगा कि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफी नहीं है, पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी पर चर्चा रहेगी कि हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ाने के तरीके क्या है, टॉप अप सुपर टॉप अप प्लान क्या होते हैं, और खास तौर पर एक तरफ जहां पर कोविड भी चल रहा है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का महाअभियान भी चल रहा है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियों ने क्या ऐसी पहल शुरू की है जिससे कि लोग प्रेरित भी हो वैक्सीन लेने के लिए और उनको हेल्थ इंश्योरेंस में फायदा भी मिले। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है बेहद ही खास मेहमान। आज सबसे पहले परिचय करा दे, हमारे साथ आज है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के सीईओ राकेश जैन। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। थैंक यू स्वाति जी हमें बुलाने के लिए। तो हम आज खास क्या चर्चा करेंगे राकेश जी से, सबसे पहले उसकी हाइलाइट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे कैसे आपको वैक्सीन दिलाएगा सस्ते बीमा का ऑफर, साथ ही समझेंगे कितना हेल्थ इंश्योरेंस अभी आपके लिए लेना है जरूरी, इंश्योरेंस बढ़ाने का तरीका क्या है सही, साथ ही ये भी समझेंगे आज हम टॉप अप और सुपर टॉप अप प्लान क्या होते हैं। राकेश जी, सबसे पहले ये तो हमें अंदाजा लग गया और बात समझ में आ गई कि हेल्थ इंश्योरेंस लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पिछले 1.5 साल में इसकी अहमियत हमें अच्छे से मालूम चल गई है। लेकिन ये भी सच है कि अभी भी जो इंश्योरेंस का दायरा है वो इतना नहीं है कि हम कहें या खुश हो जाएं कि हाँ भारत में बहुत सारे लोगों के पास वाकई बीमा है। तो अभी हम अगर ट्रेंड को समझें पिछला 1.5 साल और अब आने वाले समय में, क्योंकि अभी जो संभावित तीसरी लहर की तरफ हम देख रहे हैं, उससे पहले आप किस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं? पिछले 1.5 साल में जो हमने थोड़ा बहुत इंकरेजमेंट देखा लोगों में कि हाँ थोड़े नंबर बढ़े हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के, बीमा लेने वालों के, क्या इस संभावित तीसरी लहर से पहले भी हम कुछ ऐसा ही ट्रेंड देख सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी स्वाति जी, हमको 2-3 बातें पहले समझनी चाहिए कि हमारे देश में एक तो आबादी बहुत है। हम लोग मतलब 130 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। सो बहुत जगह हम जब दूसरे देशों की बात करते हैं तो उनकी आबादी हमारे से 1/4 1/10 ऐसी होती है। सो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है। दूसरी बात हमको ये देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ सबसे लोएस्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। मतलब जो एक इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है कि एक पार्ट है, हर तरीके की जो हमारी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है वो बहुत ही लो है। तो कोई भी इवेंट होता है, चाहे पैंडेमिक हो, खाली एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लोगों की बिजनेसेस है, लोगों की लाइबिलिटी है, लोगों का ट्रांसपोर्ट है, हर तरह का नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा ये मानना है कि इंश्योरेंस जो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का एक जरिया है, उसको हमको फिर से विचार करना चाहिए। और जैसे जैसे लोगों के पास सामर्थ्य आ रहा है, वेल्थ आ रही है, वेल्थ को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है जितना कमाना है। सो यही चीज जो है सबसे बड़ी हमको समझ में आई है। यदि हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो इंडिया में खाली 3% आदमी है जो आज अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। थोड़ा बहुत इधर से स्टेट से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से या आपके एम्प्लॉयर से आपको मिल जाता है, लेकिन जो निजी आदमी जो ले रहा है वो खाली 3% ले रहा है। यदि आज हम बोले कि ये डबल भी हो रहा है तो 3 का 6 होने वाला है। आप समझ सकती हैं 100% पहुंचने में हमारे को अभी कितनी जद्दोजहद करनी है, कितनी अवेयरनेस लानी है, कितने नए प्रोडक्ट बनाने हैं, कितने प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना है। ये एक तरीके का आप मान सकते हैं 10, 20, 30, 40 साल चलने वाला प्रोसेस है। और उसके संग में हमको ये भी सोचना चाहिए कि रिस्क कभी घटती नहीं है, रिस्क हमेशा बढ़ती है, रिस्क नए तरीके की भी आती है। सो एग्जिस्टिंग भी जो लोग हैं उनको भी एक दायरा जो है बढ़ाते रहना पड़ेगा, सो दैट कि कल कोई नई चीज आए। जैसे पेंडेमिक एक नई चीज आई और लोगों को लगा कि भाई बहुत सारी जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो शायद हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, या कवरेजेस उसमें बराबर नहीं है। सो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस की सोच एक पूरी बननी चाहिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के अंदर में। हेल्थ इंश्योरेंस चूंकि एक आदमी की जान, जब तक आदमी जिंदा है उसको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। सो आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी द नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर एनी पर्सन हु इज लिविंग। और तीसरी बात जो है, फर्स्ट वेव जब आई थी तब लोगों को पता नहीं था कि भाई इसका निकलना क्या है। सबने सोचा 2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाएगी।
मेरा मानना है पहली वेव में लोगों ने थोड़ा बहुत खरीदा है। लोगों को कोरोना के जब प्रोडक्ट आए तो उन लोगों ने सोचा चलो उसको हम ले लेते हैं। लेकिन सेकंड वेव से लोगों को एक तरीके का झटका लगा है। लोगों को ये समझ में आया कि बड़ी चीज हो सकती है और वापस से हो सकती है, बार-बार हो सकती है। और सेकंड वेव में एक और बात जो खास लोगों को नजर आई कि जो पहले सोचते थे कि 50-60 के ऊपर की उम्र के हैं उन्हीं को खाली होगा, सेकंड वेव में घर में प्राय प्राय सबको होने लग गया है, यंग लोगों को होने लग गया है। तो इंश्योरेंस जो टिपिकली लोग सोचते हैं 40-50 के बाद हम सोचते हैं लेंगे, उन लोग को अचानक पता चला उनके पास भले ही सब कुछ था लेकिन उनके पास इंश्योरेंस नहीं थी। सो ये सारी जो चीजों की एक तरीके से मेरे हिसाब से वैलिडेशन हो गई है, फिर से लोगों ने सोचा है। और अब मेरे हिसाब से थर्ड वेव फोर्थ वेव लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये चीज एक तरीके के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। अब ये कितने वेव होंगे ये मैं भी नहीं कह सकता और शायद कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हम यदि समझदारी से काम लें तो सेकेंड थर्ड फोर्थ वेव में हमको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी उसमें आके सहयोग देगी अपना, और लोगों को ये समझ आ गई है, बिल्कुल इसीलिए राकेश जी, हाँ। हम्म हम्म बिल्कुल राकेश जी, आपने बिल्कुल सही तरीके से इस बात को सामने रखा है। हमारा जो इंश्योरेंस के प्रति रवैया है वो इवेंट बेस्ड नहीं होना चाहिए कि एक पैंडेमिक आ गया तब लोगों ने हड़बड़ाहट में आकर इंश्योरेंस खरीदना शुरू कर दिया। ये जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को सबसे पहली प्राथमिकता फाइनेंशियल प्लानिंग में देना बेहद ज़रूरी है। अब एक बात ये भी जो गौर करने लायक है वो ये है राकेश जी कि वैक्सीन को एक बहुत बड़ा हथियार माना गया है कोरोना वायरस के विरुद्ध। अब कई लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी भी है, तो लोगों में एक तो वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़े, इंश्योरेंस के प्रति भी जागरूकता बढ़े। ऐसे में इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने ऐसे कौन से प्रयोग किए हैं पिछले कुछ समय में अभी जो चल रहे हैं जिससे ये दोनों पर्पस एक साथ सॉल्व हो पाए? इंश्योरेंस एक अभिन्न अंग है सोसाइटी का, एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी है हेल्थ इंश्योरेंस में। मेरा ये मानना है इंश्योरेंस कंपनियों को अवेयरनेस के संग में अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। बहुत सारी हमने न्यूज सुनी थी इधर उधर से, पेपर्स में, सब जगह मीडिया में, कि भाई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने से कतरा रही है। ये एक चीज जब हमने सुना, एटलीस्ट हमने रिलायंस में हमने सोचा कि भाई ऐसा क्यों होना चाहिए। हम लोग तो लाइफ लॉन्ग चाहते हैं, हम चाहते कस्टमर हमारे संग रहे 20 साल 30 साल 40 साल, तो हम लोग को छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसना चाहिए। दूसरा, ये बात आपने एकदम सही बोली कि वैक्सीन से बड़ा हमारे पास कोई हथियार नहीं है इस चीज को ओवरकम करने का। आज लोगों को हेजिटेंसी है या कुछ भी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको प्रोत्साहित करें कि एक राइट साइंटिफिक तरीके से आप चले तो शायद आपकी जान माल की सुरक्षा हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने हम लोग हमारे रेगुलेटर IRDA के पास गए और हमने उनसे एक स्पेशल हमने अनुमति मांगी कि भाई आप हमको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने का हमको दीजिए कि कोई भी आदमी जो वैक्सीन लेके हमारे पास आता है और हम उसको अपनी तरफ से 5% जो है बीमा खरीदने में हम उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं, ताकि उसको उसके लिए वो चीज अफोर्डेबल बन जाए। 5% ऑफ द प्रीमियम बहुत बार 1000-2000 रुपए होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उसको वैक्सीन की कॉस्ट भी फ्री हो जाती है एक तरीके से, और एक तरीके का प्रोत्साहन भी मिलता है। और हमने इस तरीके की चीजें और भी बहुत सारी की है। जैसे एक और बहुत बड़ी हमने रियलाइज किया, हमने बोला लोगों ने यदि 10 लाख 15-20 लाख रुपए का कवर लेना है तो उनकी जो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है हम उसको सालाना की बजाय हम उसको मंथली कर दें, EMI बना दें, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है और वो एक तरीके से चीजें पॉलिसी खरीद सकते हैं, राइट सब इंश्योर्ड है। तो मेरा इस मानना है ये सारी चीजें हम जिम्मेदारी के तरीके से करना चाहते हैं। वैक्सीन हमारे लिए ये साल हमको 1 साल की छूट मिली है IRDA से, और हमने बोला ये छूट हम 31 मार्च 2022 तक कोई भी हमारा कस्टमर होता है जो हमारे से हेल्थ इन्फिनिटी प्रोडक्ट खरीदता है, हम उसको एग्जिस्टिंग और हमारे नए कस्टमर उनको समान भाव से हम उनको 5% डिस्काउंट देंगे अपनी तरफ से। बेहतरीन पहल ये आपने जिसकी बात की है राकेश जी। अब सबसे ज़रूरी बात ये सामने आ जाती है, जैसा हमने जिक्र किया कि चलिए लोगों ने रुचि तो दिखाई हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, लेकिन क्या उतना हेल्थ इंश्योरेंस लिया जितनी ज़रूरत थी? क्योंकि हमने सेकेंड वेव में देखा कि लोगों के जो अस्पताल के खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े, न सिर्फ कोविड की वजह से बल्कि उससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस की भी वजह से। तो आजकल के समय में किसी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, ऑलरेडी उनके पास है, तो एक पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना कितना चाहिए? स्वाति जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हर एक लोगों के लिए थोड़ा सा भिन्न होगा।
मैं आपको इसके 2-3 पहलू बता देता हूँ, तो आप उसको समझ में आ जाएगा। पहली चीज जो मेरे ख्याल से सब लोगों को ये देखना चाहिए कि वो जहाँ रहते हैं, मतलब यदि बड़ी सिटी में रहते हैं, छोटी सिटी में रहते हैं, और उनके अगल-बगल के अस्पतालों में किस तरीके का कॉस्ट है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक मुंबई में एक अस्पताल हो, दिल्ली में अस्पताल हो, और मान लीजिए कोल्हापुर, शोलापुर में एक अस्पताल हो, इनकी कॉस्ट की अलग होती है। एक जो मेजर डिजीजेस होती है, चाहे हार्ट को आप मान लीजिए, किडनी को मान लीजिए, कैंसर को मान लीजिए, उससे आपको एक अंदाज लग जाता है कि भाई एक ये मिनिमम अपन सोच के चलना चाहिए। सेकेंड जो चीज होती है इंश्योरेंस में, जो सम इंश्योर्ड ये डिफाइन करती है कि भाई आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे देखते हैं। आप यदि जाके बोलेंगे अस्पताल में कि भाई हमने सिंगल रूम चाहिए, या आप डबल ऑक्यूपेंसी में जाना चाहते हैं या जनरल वार्ड में जाना चाहते हैं, इससे भी जो होती है बिल्स, जो हॉस्पिटल की जो बिलिंग होती है, वो जनरली रूम टाइप पे डिपेंड करती है। भले इलाज एक जैसा ही हो, लेकिन जो कॉस्ट होती है वो दुगुना, 3 गुना, 4 गुना हो सकती है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार जो होता है अस्पताल में रूम्स और ये सब चूज करना चाहते हैं, और उस तरीके की उनको सहूलियत भी मिलती है। मेरा मानना है ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, और आपको लाइफस्टाइल आज के लिए नहीं, आपको नेक्स्ट 10 साल, 20 साल, 30 साल के हिसाब से सोच के आज डिसाइड करना चाहिए कि भाई हमको इस तरीके की फैसिलिटी चाहिए। और तीसरा, मेरे को एक बात और समझ में आती है, जब मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को ये भी देखना चाहिए वो इंडिविजुअल पॉलिसी खरीद रहे हैं कि ये फैमिली के लिए खरीद रहे हैं। एक चीज जो हमको कोविड में समझ में आई कि बहुत लोगों ने 5 लाख रुपए की हमने पॉलिसी ले ली, और पता चला कि घर में 4 लोग हैं, तो यदि 4 लोग में यदि चारों को कोविड हो गया, तो पर पर्सन जो था वो 1.25 लाख रुपए मिले। बहुत बार जो हम एक इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड देखते हैं और एक हम जो फ्लोटर का कलेक्टिव सम इंश्योर्ड देखते हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ने लगा है। तो जहां भी आपको मल्टीप्लिसिटी लगती है, वहां पे हमको सम इंश्योर्ड भी तरीके से रखना चाहिए, ताकि मतलब कोई भी ऐसी घटना हो जाए तो उसमें कोई आदमी की कमी नहीं हो। ये 3 मुख्य कारण यदि लोग एग्रीगेट करके देखें, तो मेरी रिकमेंडेशन है मिनिमम 10 लाख रुपए लेने चाहिए। आज प्रधानमंत्री ये अपने जो प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान बीमा योजना चलती है, उसमें मिनिमम 5 लाख है, जो कि एक तरीके के बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों के लिए है। तो यदि हम कॉमन मैन की बात करें तो कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए। 10 लाख रुपए के ऊपर आप जो भी लेना चाहते हैं, ये आपको अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, उस पीस ऑफ माइंड के लिए यदि आप 10,000 रुपए साइड में रख दें, तो आज शायद आप 10 लाख को 50 लाख रुपए भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज द गोल्डन क्वेश्चन विच एवरीबॉडी नीड्स टू आंसर फॉर देमसेल्व्स। और ये मेरे हिसाब से एक तरीके की आपकी मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक रेंज। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी है जो आपने पूछा है, फिर भी बोल देता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको ग्लोबल ट्रीटमेंट कराना है। आज कैंसर का बेस्ट इलाज मान लीजिए अमेरिका में होता है, तो मेरे को वहां जाना है। वो पॉलिसी की सम इंश्योर्ड करोड़ों में जाती है। वैसे भी लोग आ रहे हैं, हम उनको ये भी बोलते हैं कि भाई आपकी चॉइस है कि आप इलाज कहाँ लेना चाहते हो, लेकिन आप बाहर लेना चाहते हो तो आपको इस तरीके का है, क्योंकि अमेरिका की जो कॉस्ट होगी आपको उस हिसाब से आपको सम इंश्योर्ड लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया में यदि कोई रहता है और उसको यहीं पे इलाज करना है, तो मेरे ख्याल से 10 लाख से 50 लाख एक मिनिमम रेंज होना चाहिए। और बाहर कोई भी आदमी जाते हैं तो मेरे ख्याल से 2 करोड़ 3 करोड़ तक की पॉलिसी एक तरीके की एडवाइजेबल है, लेना जरूरी है। अब आपकी इस बात से कई लोगों के मन में ये सवाल भी आया होगा कि क्या उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर्याप्त है कि नहीं। अब जिन लोगों को इस वक्त लग रहा है कि उनकी हेल्थ पॉलिसी पर्याप्त नहीं है, तो बढ़ाने का तरीका क्या है, उस पर भी करेंगे चर्चा। पर एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। आज हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस पर। हमारे साथ है बेहद ही खास मेहमान, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के सीईओ राकेश जैन से हम बात करें। राकेश जी बहुत ही सरल अंदाज में समझा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की बाकियां, वो भी कोविड के इस समय में स्पेशली क्या खास ख्याल आपको रखना है। अब राकेश जी समझना जरूरी है, जिन लोगों को अब ये लग रहा है कि भाई उनकी तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी नहीं है, आपने भी बता दिया कि इंडिविजुअली नहीं सोचना है, शहर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से सोचना है, फैमिली कितनी बड़ी है वो भी सोचना है। अब जो लोग हमें देख रहे हैं उनको लग रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी नहीं है, तो बढ़ाने का सही तरीका क्या है, कैसे करें हेल्थ इंश्योरेंस को टॉप अप? जी स्वाति जी, हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाने के 2-3 तरीके हैं और सरल तरीके। सबसे सरल तरीका है कि आपकी एग्जिस्टिंग यदि कोई पॉलिसी चल रही है तो आप उसी पॉलिसी में जाके आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा दें। खाली मेरे हिसाब से उसमें एक ही ध्यान रखने की बात है, जितनी पुरानी पॉलिसीज होती है, बहुत जगह जो टर्म्स कंडीशन जो बनी हुई होती है वो जिस समय पॉलिसी लॉन्च हुई होती है उसके अनुसार होती है। यदि पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन पुरानी है तो आपको वो पॉलिसी के बजाय आपको दूसरी पॉलिसी लेनी चाहिए।
दूसरा तरीका ये है कि आज आप बेसिक पॉलिसी के ऊपर में एक दूसरा टॉपअप या सुपर टॉपअप ले सकते हैं। सुपर टॉपअप बेसिकली आपकी पहली पॉलिसी यदि मान लीजिए 3 लाख रुपए की है, तो आप उसके ऊपर में 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए ले सकते हैं। तो जो सेकंड जो टॉपअप सुपर टॉपअप पॉलिसी होती है वो जनरली 3 लाख के बाद चालू होती है। तो किसी आदमी के दिए 8 लाख का क्लेम हो जाएगा तो 3 लाख मेन पॉलिसी में जाएगा, 5 लाख ऊपर चला जाएगा। ये एक तरीका है। और तीसरा तरीका जो कोरोना के समय हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा है कि कोई इवेंट है, कोई एक चीज के लिए यदि आपको पॉलिसी चाहिए, टेम्पोररी पॉलिसी चाहिए, तो आप कोरोना वैसी स्पेसिफिक पॉलिसी लग सकते हैं। ये 3 तरीके हैं मेरे हिसाब से ब्रॉडली, जिसके हिसाब से लोग अपने अपने तरीके से आके अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हैं। तो आपने बोला कि 3 तरीके, एक तो टॉपअप करा सकते हैं, सुपर टॉपअप, एग्जिस्टिंग पॉलिसी को बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई डिजीज स्पेसिफिक जैसे कोविड के लिए लेना है तो कोविड स्पेसिफिक पॉलिसी लें। थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन राकेश जी टॉपअप और सुपर टॉपअप में हो जाता है। अब एक में सुपर लगा है, एक सिर्फ टॉपअप है, लेकिन ओरिजिनली अगर समझा जाए इनमें डिफरेंस है क्या? जी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी आप जो है समय के अनुसार अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, नई नई चीजें बना रही है। कस्टमर्स की जिस तरीके से हम स्टडी करते हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, उस हिसाब से नए प्रोडक्ट भी ला रहे हैं। सो जो टॉपअप प्रोडक्ट है वो एक तरीके का एक डिडक्टेबल प्रोडक्ट है जो मिनिमम के ऊपर में एप्लीकेबल होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास, जो मैंने उदाहरण दिया था, 3 लाख की आपके पास पॉलिसी है और आपने एक 10 लाख रुपए का ऊपर का सुपर टॉपअप ले लिया है। सो मान लीजिए यदि 5 लाख रुपए का आपका क्लेम आता है तो पहली पॉलिसी में 3 लाख गए, 2 लाख जो है आपके ऊपर में चले जाते हैं। नाउ ये जो सुपर टॉपअप या टॉपअप होता है, ये ऊपर बैठने से क्या हो जाता है, इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। जो 3 लाख के ऊपर में जो खरीदता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत नीचे आ जाती है, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, लोग उसको खरीद सकते हैं। टॉपअप जो होता है वो एक इवेंट, एक सिंगल क्लेम में अप्लाई होता है। सुपर टॉपअप जो है वो टॉपअप का एक तरीके का बड़ा भाई है, उसका इम्प्रोवाइजेशन है। सुपर टॉपअप क्या बोलता है, यदि आपको 5 क्लेम भी आ जाते हैं तो हम सालाना तरीके से जो है डिडक्टेबल जो 3 लाख जो पर क्लेम लगता था, हम उसको एक ही बार गिनेंगे। तो जैसे मेरे एग्जाम्पल में जो मैंने बोला था कि भाई यदि 5 लाख का क्लेम आता था तो आपको 3 लाख बेस पॉलिसी में चले जाते, 2 लाख आपको टॉपअप में मिलता था। अब मान लीजिए आपको एक और 4 लाख रुपए का क्लेम आ गया, तो जो नॉर्मल पॉलिसी होती थी उसमें आपका 3 लाख रुपया डिडक्ट होता और आपको 1 लाख रुपए और मिलते। सुपर टॉपअप बोलता है कि भाई आपने यदि पूरे साल में एक बार 3 लाख रुपए का डिडक्टेबल ले लिया तो उसके ऊपर में अब चाहे 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, हम आपको उसको ऊपर में एक्स्ट्रा उसमें और डिडक्टेबल दूसरी बार नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है, कस्टमर के दिमाग में पीस ऑफ माइंड आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी हमारे यहाँ बीमारियां होती है जिसमें रेगुलर आपको अस्पताल में जाना पड़ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में सब चीज हो जाए, और कॉस्ट जो है वो जनरली अब जिस तरीके से बढ़ रही है, तो सुपर टॉपअप एक तरीके का एक बेटर अप्रोच है देन टॉपअप। टॉपअप इज अ बेटर अप्रोच ओवर योर बेस्ट पॉलिसी। ये एक तरीके के स्ट्रक्चर है जिस तरीके से लोग लें। और चूंकि हमने एक नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है, रिलायंस सुपर टॉपअप में, एक और उसमें नया, एक और हमने सुपर टॉपअप में भी एक और नया वेरिएंट डाला है। हमने 3 साल की पॉलिसी तक देने का फैसला किया है, और उन 3 साल की पॉलिसी में भी हम एक ही बार डिडक्टेबल लगाएंगे। सो 3 साल के दौरान भी यदि कोई आदमी 3 लाख के ऊपर में लेता है 10 लाख, तो 3 साल में वो जितनी बार जाता है उसका एक ही बार 3 लाख रुपए का डिडक्टेबल आएगा। तो उससे क्या हो जाता है, लोगों को और एक लंबा समय मिल जाता है, कल कुछ अनफोर्सिन हो जाए तो उनका नुकसान नहीं होता है। तो राकेश जी, एक सुपर टॉपअप प्लान को किसी को चूज करना है अपने प्लान का कवर बढ़ाने के लिए, तो एक राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी का सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं, किसी और कंपनी का भी सुपर टॉपअप प्लान जोड़ सकते हैं क्या, ये भी तरीका है? जी, मेरा मानना है स्वाति जी, सबसे पहले आदमी को ये देखना चाहिए कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी कितनी सम इंश्योर्ड है, और सम इंश्योर्ड उसके ऊपर लेना है आपको टॉपअप। तो यदि मान लीजिए 3 लाख है तो आप सुपर टॉपअप को उसके ऊपर ले, 3 लाख के ऊपर ले। आदमी को दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि जो भी पुरानी पॉलिसी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारी भी पुरानी पॉलिसी है बहुत सारी, जिसमें हम लोगों का रूम रेंट कैपिंग हो सकता है, कहीं पे कोपे हो सकता है, डिडक्टेबल हो सकता है, या जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, हमने आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट हम लोग नहीं अलाउ करते हैं। सो बहुत बार क्या होता है, जो कस्टमर जो नई पॉलिसी लेते हैं उनको ये देखना चाहिए कि उनको लेटेस्ट और सबसे बेस्ट कवरेजेस मिले।
जैसे आज आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, यदि आपको कोई भी तरीके की नई चीजों की चीज होती है, बहुत सारी पुरानी पॉलिसी में वो चीज कवर्ड नहीं होती है। सो हमेशा कस्टमर को रिसर्च करके ये देखना चाहिए कवरेज के हिसाब से और फिर डिसाइड करना चाहिए। ये कहीं भी जरूरी नहीं है कि नीचे की पॉलिसी जिसके पास हो बेस पॉलिसी उसी से आपने सुपर टॉप अप लेना है। ये दोनों इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, अपने तरीके से अलग अलग चलती है। और इसीलिए मेरा मानना है कस्टमर को राइट पॉलिसी चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी चीज ले रहे हैं वो बाय लॉ आप जिंदगी भर वो आपके संग रहेगी। सो आप ये मत सोचिए कि ये मैं खाली अभी के लिए ले रहा हूं या कुछ सालों के लिए ले रहा हूं। ये चीज आपको जिंदगी भर इंश्योरेंस कंपनी ने देना है। दे आर बाय लॉ ड्यूटी बाउंड कि आपको ये कवर हर साल दे और उनको देना पड़ेगा, ये लॉ बोलता है। सो इसीलिए राइट चीजों को ध्यान में रख के सुपर टॉपअप को लेना चाहिए। कवरेजेस मेरे हिसाब से बहुत मायने रखती है। आप प्रीमियम का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई कहाँ पे प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़िया है तो वो भी। और प्रीमियम में लगभग कितनी बढ़ोतरी हो सकती है टॉपअप सुपर टॉपअप करने में? और डेफिनेटली तो सस्ता ही पड़ता होगा नई पॉलिसी लेने से। जी स्वाति जी, प्रीमियम बहुत ही कम है। बहुत लोगों को ये अंदाज नहीं लगता, उनको ऐसे लगता है कि जैसे प्रीमियम ज्यादा है। मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से दे सकता हूँ कि एक 35 साल का आदमी यदि 5 लाख रुपए की डिडक्टेबल के ऊपर में और एक 5 लाख रुपए का टॉपअप लेता है सुपर टॉपअप, तो 1622 रुपए लगते हैं हमारे प्लान के हिसाब से। 5 लाख रुपए पे यदि वो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेता है तो 2139 रुपए लगते हैं, 2139। सो 1622 से 5 लाख का 10 लाख मतलब 100% कवरेज बढ़ गई है। और प्रीमियम कितना बढ़ा? 1600 से 2100, रफली 500 रुपए। और यदि 5 लाख में 45 लाख लेता है, मान लीजिए 50 लाख तक की वो कवरेज ले रहा है, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम 3500 रुपए लगते हैं। तो आप समझ सकती है 45 लाख रुपए का कवर 5 लाख रुपए के ऊपर में 35 साल के एक आदमी को लेने में 3500 रुपए खाली लग रहे हैं। और वो भी मेरा मानना है जो कि आजकल बहुत सारे लोग वैसे भी टैक्स भर रहे हैं, अच्छा है 80D की लिमिट आप माइनस करें तो अप टू 30% तक ये प्रीमियम अपने आप टैक्स रिबेट में कम हो जाता है। सो मेरे हिसाब से कॉस्ट बहुत कम है। लोगों को जानकारी होनी चाहिए, लोगों ने इसको कंपेयर करना चाहिए। हमारी वेबसाइट्स वगैरह में हम सब इंफॉर्मेशन देते हैं, नहीं तो कोई फोन करे, कोई हमको बुलाए तो भी हम समझाते हैं। बट सुपर टॉपअप और ये काफी सस्ते हैं, काफी अफोर्डेबल है। और मेरा मानना है कि लोगों को इसको बढ़ चढ़ के लेना चाहिए और उनकी जो रिस्क जो वो समझते हैं उस हिसाब से लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर मकसद यही है कि एक तो आप इंश्योर्ड होने चाहिए, मतलब फाइनेंशियल सुरक्षा आपके पास होनी चाहिए, आपके परिवार के पास होनी चाहिए और पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। इन दो बातों का आपको ख्याल रखना है। और बाकी तरीका क्या है वो बहुत ही अच्छे से समझाया राकेश जी ने हमारे साथ शो में। सर आप शामिल हुए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच स्वाति जी। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।